बाय परफॉर्मेंस, दूसरी थी म्यूचुअल एग्रीमेंट, तीसरी थी इम्पॉसिबिलिटी, चौथे पे आ रहे हैं डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो यहाँ जो बात हो रही है सर, समय समाप्ति की घोषणा की बात हो रही है, मीन्स लैप्स ऑफ टाइम की बात हो रही है। जो समय सीमा दी गई हो, समय सीमा के अंदर आपने परफॉर्मेंस देना चाहिए सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। Whatever the time has been stipulated in the contract, the parties are supposed to perform their respective obligation within that time limit prescribed in the contract. जो भी टाइम लिमिट दी हो, टाइम फिक्स किया गया हो कि सर आपने 15 दिन में परफॉर्मेंस देना है या 15 दिन में जवाब देना है। अगर आप 15 दिन में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, the contract gets lapsed. Parties get discharged due to lapse of time. एक तरीके से, इस तरीके से हो सकता है। आपने परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, टाइम लिमिट के अंदर देनी चाहिए थी। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो सर क्या हो जाएगा सर, टाइम लिमिट के अंदर दे देते हैं तो पार्टीज गेट डिस्चार्ज थ्रू परफॉर्मेंस। लेकिन आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और समय सीमा खत्म हो गई तो सर कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। सो या तो टाइम लिमिट दी गई होगी, उस टाइम लिमिट के अंदर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया हो तो रीजनेबल टाइम लिमिट के अंदर आपने परफॉर्मेंस दे देना चाहिए। The rights and the obligation under a contract can be enforced only within a specified period called the period of limitation. The Limitation Act has prescribed the period of limitation for various contracts. तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट लागू होता है समय सीमा नक्की करने के लिए, फिक्स करने के लिए। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1956 लागू होता है सर, जिसके अंदर समय सीमा दी होगी। जैसे हमने आगे पढ़ा है ऑर्डिनरी डेब्ट, टाइम बेयर डेब्ट, आपको याद होगा सर, तो उसकी समय सीमा 3 साल की है। बस उसी के ऊपर एक उदाहरण रखा है, बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिटेशन होती है, टाइम लिमिट होता है सर। वो टाइम लिमिट के ऊपर हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम द पार्टीज गेट डिस्चार्ज, समय सीमा खत्म हो गई। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सरसाइजिंग राइट टू रिकवर अ डेब्ट इज 3 years। कोई भी डेब्ट क्रिएट किया गया हो, वो डेब्ट कब टाइम बेयर्ड माना जाएगा सर, जब उसकी 3 साल की अवधि समाप्त हो जाए। एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1965, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी डेब्ट रिकवरी इज 3 years। तो 3 साल के अंदर आप लीगल स्टेप्स लेके उस डेब्ट को रिकवर कर सकते हैं। तब तक वो ऑर्डिनरी डेब्ट है, जनरल डेब्ट है। लेकिन 3 साल खत्म हो जाए, एक्सपायरी हो जाए, तो क्या हो जाएगा सर, फिर आप लीगल स्टेप्स लेके उस डेब्ट की रिकवरी नहीं कर सकते। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस लिमिटेशन पीरियड, समय मर्यादा दी गई है, वो 3 साल खत्म हो जाएगा तो आप फिर लीगली विद द हेल्प ऑफ कोर्ट बाय फाइलिंग अ केस यू कैन नॉट रिकवर सच डेब्ट अमाउंट। आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो है वो आप एनफोर्स नहीं कर पाओगे इस सिचुएशन में, आप अपना अधिकार का उपयोग नहीं कर पाओगे इफ द डेब्ट इज एक्सपायर्ड। और उसकी एक्सपायरी लिमिट क्या है, 3 years। In other words, if a debt is not recovered within 3 years of its payment becoming due, the debt becomes time barred and is discharged by lapse of time। 3 साल के बाद आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते, 3 साल के अंदर आपने उसकी रिकवरी कर लेनी चाहिए। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा सर, उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। बोथ द पार्टीज गेट डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। मेथड पे चलते हैं, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे सर, हम कानून की बात करेंगे। आप तो अच्छे से जानते हैं सर कानून के हाथ लंबे होते हैं, बस उसी कानून की बात करनी है। अब यहाँ जो कुछ करना है लॉ के हिसाब से करना है। कागज बोलेगा जो बोलना है वो। अब देखते हैं कागज कैसे कैसे बोलेंगे सर। तो पहले इसके अंदर मेथड क्या रहेगी, पहली सिचुएशन क्या रहेगी, पहला केस क्या होगा सर। Sir, by death of the party, the contract is terminated. The contract is ended. किसी भी पक्षकार की डेथ हो जाए, मान लीजिए डेथ ऑफ द प्रोमिसर रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन केस इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल और एबिलिटी। सोनू निगम को मान लीजिए कि सोनू को एक लाइव कंसर्ट में गाना गाना हो और सोनू को इनवाइट किया हो और सोनू उस दिन वहां प्रेजेंट नहीं हो पाए तो इज अ प्रोमिसर, उससे परफॉर्मेंस देना था, लेकिन उस दिन वो वहां प्रेजेंट न रहे तो सोनू से फॉर एग्जांपल ही इज नो मोर, ऐसा हो जाए तो वहां तो पर्सनल स्किल और टैलेंट की बात आ जाती है, पर्सनल एबिलिटी की बात आ जाती है। जैसा सोनू गा सकता है वैसा दूसरा कोई मोनू नहीं गा सकता है सर, तो वहाँ टैलेंट की बात आ जाती है, स्किल की बात आ जाती है, पर्सनल, तो वहां पे उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। सो ड्यू टू द डेथ ऑफ द पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स टर्मिनेटेड।
द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स टर्मिनेटेड, वहां परफॉर्मेंस भी पॉसिबल, डेथ हो जाए तो। इंसॉल्वेंसी की भी बात आ सकती है सर। इंसॉल्वेंसी डेथ के अंदर डेथ सर्टिफिकेट दिखा के हम डिस्चार्ज प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो इंसॉल्वेंसी में भी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की जाती है। हु डिक्लेयर्स इंसॉल्वेंसी? व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय इंसॉल्वेंसी कोर्ट। तो इंसॉल्वेंसी कोर्ट जो होती है, यानी कि कोर्ट जो है सर, कोर्ट डिक्लेयर करती है दैट मिस्टर एक्स इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, और उसका भी एक पर्चा होगा, एक सर्टिफिकेट होगा। ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी वहां पे सर उसके पास पैसे ही नहीं, आपको देखा क्या हो। सो इफ अ प्रोमिसर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। जितनी प्रॉपर्टी उसकी उस वक्त अवेलेबल होगी उसमें से रिकवरी हो सकती है, लेकिन 100% रिकवरी शायद ना हो। तो जो रिमेनिंग रिकवरी है सर, फ्रॉम दैट he gets discharged. The promisor is declared insolvent, he is discharged from his future liability। जितनी लायबिलिटी पे ऑफ की जा सकती है फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी वो की जाएगी, लेकिन जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी, मान लीजिए 100% में से 60% रिकवरी हो लेकिन 40% की रिकवरी नहीं हुई, तो 40% में से द पर्सन गेट्स डिस्चार्ज एज एंड व्हेन ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तीसरी, इसी के अंदर तीसरी सिचुएशन है मटेरियल अल्टरेशन। अल्टरेशन मीन्स क्या? मॉडिफिकेशन, चेंजेस, वेरिएशंस जो इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है। इन अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, इफ एनी पार्टी मेक्स सम मटेरियल अल्टरेशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशनली विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। बिना एक दूसरे को पूछे, मान लीजिए प्रोमिसर ने कोई एक्टिविटी की है लेकिन प्रोमिसी को पूछे बिना कर दिया, क्या कर दिया सर? अल्टरेशन कर दिया टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जो भी शर्तें रखी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसमें अल्टरेशन कर दिया। अल्टरेशन मैंने कहा वैसे चेंजेस कर दिया, और वो अल्टरेशन वापस मटेरियल हो, मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट हो, जिससे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज आर अफेक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करता है सीधा सीधा। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, वो भी बिना पूछे, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर पर्सन। आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई शर्तों में चेंजेस कर रहे तो पूछ के कीजिए, बिना पूछे क्यों कर रहे? पहले पूछ लीजिए कि भाई जो प्राइस फिक्स की गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 250 रुपए, अगर 250 रुपए में मैं आपको ये चीज दूंगा तो मुझे लॉस होगा। 250 की जगह 280 प्राइस में आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या आप अप्रूवल दे रहे हैं? तो मैं टर्म्स के अंदर चेंजेस करूँ। प्रॉमिसी से पूछना चाहिए प्रॉमिसर को, अगर प्रॉमिसी हाँ बोल देता है तो अल्टरेशन कैन बी मेड, दैट अल्टरेशन इज वैलिड। पूछ के कर रहे हैं तो वैलिड है। द पार्टीज डजंट गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। पूछे बिना करते हैं कोई चेंजेस, जैसे प्राइस हो, प्राइस में चेंजेस कर दिया आपने, क्वांटिटी में चेंजेस कर दी, क्वालिटी में चेंजेस कर दी, ये मटेरियल अल्टरेशंस माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ये पूछ के करने हैं, बिना पूछे नहीं करने। सो अगर बिना पूछे विदाउट अप्रूवल कोई चेंजेस की जाती टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर, तो पार्टीज गेट डिस्चार्ज, द अदर पार्टी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द, प्रॉमिसी को डिस्चार्ज मिल जाएगा, प्रॉमिसर को कोई डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, ही सपोज टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन प्रॉमिसी को डिस्चार्ज मिल जाएगा इस सिचुएशन। मटेरियल अल्टरेशन इज वन विच चेंजेस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। अगर मटेरियल अल्टरेशन किया जाता है तो उससे क्या हो सकता है सर? इट मे अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज की राइट्स और लायबिलिटीज चेंज हो जाए सर, अधिकार बदल सकते हैं, जवाबदारी बदल सकती है। 4,000 का चेक हो और उसको 40,000 में परिवर्तित कर दिया जाए। इफ द चेक फॉर ₹40,000 हैज बीन अल्टर्ड फॉर ₹40,000, दैट इज द गुड केस ऑफ मटेरियल अल्टरेशन एंड द चेक बिकम्स बैड इन लॉ। आपने पूछ के अल्टरेशन किया हो तो बराबर है, बिना पूछे अल्टरेशन किया है सर, इट इज बैड इन लॉ, ये गलत किया है आपने। आप 4,000 के अमाउंट के 40,000 कर दे रहे हैं सर, वो भी बिना पूछे, तो एक तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं आप सर। यू आर चेंजिंग द कंटेंट, द इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वो अमाउंट है। यहाँ जो आप चेंजेस करने की बात कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो एक तरीके से बिना पूछे अगर आप कर रहे हैं सर, तो ये दिस एक्ट इज रॉन्गफुल एक्ट इस तरीके से माना जाएगा सर। इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द राइट्स एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी बदल जाएगी। 4,000 की लायबिलिटी की जगह पे 40,000 लायबिलिटी हो जाएगी सर, तो ये तो गलत हो जाएगा। 4,000 ही पे करने, आप 40,000 कैसे कर सकते हो? मेथड नंबर 6 पे चलते हैं, आखिरी मेथड पे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ये आखिरी मेथड है, इस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट में से मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन ये सबसे नेगेटिव तरीका है, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। ब्रीच का गुजराती में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं करार भंग कर दिया आपने। जहाँ करार भंग होती है वहां जंग होती है सर, ऐसा माना जाता है। तो करार भंग बिल्कुल नहीं करना है, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करना है। ब्रीच इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। गद्दारी करने की बात की जा रही है सर, बिल्कुल गद्दारी नहीं करनी। द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द फेलियर ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। जो वादा आपने किया सर आपने निभाया नहीं, आपने गद्दारी की, आपने ब्रीच कर दिया। जो माल आपको देना था 50,000 का वो आपने नहीं दिया, मना कर दिया। सेम डे को मना कर दिया हो या सेम डे से पहले, ड्यू डेट से पहले मना कर दिया हो। एक्चुअल ब्रीच किया मीन्स सेम डेट को ब्रीच किया, ड्यू डेट को, या ड्यू डेट से पहले ब्रीच कर दिया मीन्स एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दिया आपने, ड्यू डेट से पहले ही मना कर दिया हूँ माल नहीं आपको, मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा। A person who fails to perform his obligation under a contract is said to have committed a breach of contract. वहां फेलियर हो जाता है, शायद आप परफॉर्म करना भी चाह रहे हो लेकिन यू फेल टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप एग्जाम लिखते हैं, आप सोचते हैं आप पास हो जाएंगे, लेकिन अचानक से रिजल्ट डिक्लेयर होता है और अचानक से आपको आपका रिजल्ट दिखता है और आप क्या देखते हैं सर, एटी आ गई, फेलियर हो जाता है। ऐसे ही आप परफॉर्म करना चाह रहे थे लेकिन ड्यू टू फेलियर फ्रॉम द अदर पर्सन, आप परफॉर्म करना शायद चाह रहे थे लेकिन कुछ जेन्युइन रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप यू फेल टू परफॉर्म अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो उस तरीके से एक तरीके से क्या माना जाएगा सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इन केस ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच होता है द एग्राइड पार्टी इज रिलीव्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ऑब्लिगेशन। अब दो में से एक ने ब्रीच किया होगा, तो जिसने ब्रीच किया है वो गुनहगार है, वो कल्प्रिट माना जाएगा, एक्यूज्ड है, और जिसने ब्रीच नहीं किया है वो विक्टिम है, पीड़ित पक्षकार है, एग्राइड पार्टी है। तो एग्राइड पार्टी के पास तो राइट्स होंगे, उसने तो गलती की नहीं, गलती सामने वाले ने की है। तो एग्राइड पार्टी इज रिलीव्ड फ्रॉम हिज परफॉर्मिंग हिज ऑब्लिगेशन। एग्राइड पार्टी ने अब अंदर कुछ परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके पास राइट्स है। राइट्स क्या है, he can claim for damages, he has a right to make case, he has a right to proceed against the other party at fault। मान लीजिए प्रोमिसर ने ब्रीच किया है तो प्रोमिस ही उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है और जो भी रिकवरी करनी है कॉम्पेंसेशन की वो रिकवरी कर सकता है, डैमेजेस कैन बी क्लेम। तो ब्रीच के भी दो प्रकार है, पहला है एक्चुअल ब्रीच और दूसरा है एंटीसिपेटरी ब्रीच। पहले एक्चुअल ब्रीच को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक प्लेस आइदर ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। जिस डेट को आपने परफॉर्मेंस दे रहा था उसी डेट को आप ब्रीच कर देते हो सर। मान लीजिए 15 सितंबर को 50,000 का माल देना था और 15 सितंबर को ही आप ब्रीच कर देते हो कि मेरे पास ही माल नहीं आया तो तुझे कहां से दूं। तो इस सिचुएशन में सर ड्यू टू ब्रीच मेड बाय अ पर्सन to another person, he fails to perform under the contract or if he refuses to perform under the contract, the parties get discharged, the aggrieved party get discharged from the aggrieved party को छुटकारा मिल जाता है सर इस तरीके से। Arun agreed to deliver 800 bags of rice to Varun at a certain price on 15th April। Arun agreed to deliver 800 bags। तो अरुण कौन हो गया सर, प्रोमिसर हो गया। प्रोमिसी कौन हो गया सर, वरुण। एट अ सर्टेन प्राइस। एक बंदा 800 बैग देने की बात कर रहा है राइस की और दूसरा बंदा जैसे ही आप मुझे बैग्स की डिलीवरी दोगे मैं आपको पेमेंट दे दूंगा 15th अप्रैल। इफ अरुण रिफ्यूज और फेल्स टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम देयर अकर्स एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरुण ने जो वादा किया सर निभाया नहीं, या तो मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, मैं आपको माल नहीं देने वाला, उसी दिन जिस दिन परफॉर्मेंस देना था उसी दिन ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस 15th अप्रैल को ही मना कर देता है। तो हो सकता है वरुण को दूसरी जगह से वो चीज लेनी पड़ी हो, ऐसा भी होता है। वरुण ने वो चीज कहीं और से लेनी पड़ी हो, मान लीजिए बैग की कीमत तब 300 थी लेकिन दूसरी जगह से उसी डेट को लियो और 350 की, तो 50 रुपए का नुकसान हो गया एक बैग के ऊपर। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 800 बैग्स परचेज किया तो 16,000 तकरीबन का नुकसान हो जाएगा, तो वो 16,000 की रिकवरी हो सकती है सर। वरुण कैन रिकवर द डैमेज द लॉस एज अ कॉम्पेंसेशन फ्रॉम अरुण if he refuse or if he fails to deliver the goods on time। अगर आपने वही चीज मार्केट में से महंगी खरीदनी पड़ी हो आपको ड्यू टू द ब्रीच मेड बाय द पर्सन, तो आप वो रिकवर कर सकते हैं। ये एक्चुअल ब्रीच हुआ सर, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस यू मेक ब्रीच, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच, आखिरी पॉइंट आखिरी स्लाइड पे आ रहे हैं।
एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी ड्यू डेट से पहले ही ब्रीच कर देना। 15 अप्रैल को परफॉर्म करना था, उससे पहले ही आप ब्रीच कर देते हो, 10 अप्रैल को ही बता देते हो वेट मत करना, मैं आपको माल देने वाला नहीं हूँ। आइदर यू रिफ्यूज और यू फेल टू परफॉर्म। आप सामने से मना कर देते हो, माल आने वाला ही नहीं, मैं तुझे दूंगा क्या, पहले से मना कर देते हो। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस you deny to perform under the contract, that is called anticipatory breach. So anticipatory breach occurs when the party declares his intention of not performing the contract before the performance is due. 15 अप्रैल को परफॉर्मेंस देना, उससे पहले आप 12 अप्रैल या 10 अप्रैल या 13 अप्रैल को बता देते हो कि सर आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आप अपना इंटेंशन क्लियरली डिक्लेयर कर देते हो। तो ये इंटेंशन या तो आप बता देते हो एक्सप्रेसली, या तो आपकी एक्ट से पता चल जाएगा इम्प्लाइडली कि आप परफॉर्मेंस देने वाले नहीं। इसको आप डिटेल में समझते हैं सर। अर्जुन एग्रीज टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू भीम ऑन 10th जून। अर्जुन प्रॉमिसर है और भीम जो है प्रॉमिसी। अर्जुन एग्री करता है, कुछ चीजें वो देना चाहता है भीम को, 10th जून को देने वाला है। लेकिन बिफोर दिस डेट अर्जुन इन्फॉर्म्स बता रहा है, एक्सप्रेसली बोल रहा है भीम को, he shall not supply the goods, he shall not supply the, यानी वो जो चीज देने वाला था वो अब वो चीज नहीं दे पाएगा, पहले से ही बता देता है। बिफोर दिस डेट 10 जून से पहले ही बता देता है। 10th जून को बताएगा तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा। 10th जून से पहले बता रहा है तो उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं, यानी ड्यू डेट से पहले आप ब्रीच कर रहे हो। ये एक्सप्रेस एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया सर। एक्सप्रेस आप पहले से बताते हो, ये आपने बताया, इन्फॉर्म किया। दूसरा होता है इम्प्लाइड एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये कैसे होता है, आपके कंडक्ट से, आपकी एक्टिविटी से पता चल रहा है, आपके एक्ट से पता चल रहा है दैट यू हैव मेड इम्प्लाइड ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच, ऐसा किया। ये कैसे पता चलेगा, इफ इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसली इन्फॉर्मिंग Bhim about his intention of not performing the contract, Arjun does something which makes it impossible for him to perform. This will also amount to anticipatory breach. भीम अर्जुन कुछ ऐसा कर रहा है कि जिससे अर्जुन भीम को गुड्स नहीं दे पाएगा फ्यूचर में। अर्जुन इज प्रॉमिसर एंड ही सपोज टू प्रोवाइड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू भीम, लेकिन अर्जुन कुछ ऐसा कर देता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जिससे अगर अब वो परफॉर्म भी करना चाहे, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अपने आप इम्पॉसिबल एक्ट करने की कोशिश की जा रही है सर। अर्जुन ऐसा कर रहा है, प्रॉमिसर ऐसा कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन द एग्जाम्पल गिवन अबाउ, अर्जुन सेल्स ऑल द गुड्स बिफोर द सेड डेट टू नकुल। ऑल द गुड्स बिफोर द सेड डेट, दैट इज द 10th June, to Nakul. Nakul is third party at a higher price. भीम को देता तो 300 मिलते मान लेते हैं, लेकिन नकुल को दे रहा है तो 350 मिल रहा है। तो अर्जुन शायद क्या कर सकता है, लालच में ऐसा कर दे कि थर्ड पार्टी को सारा का सारा माल बेच दे, और भीम बेचारा वेट कर रहा हो कि नहीं अर्जुन मुझे माल देगा। तो अर्जुन ने क्या किया सर, सारा का सारा माल नकुल को बेच दिया, थर्ड पार्टी को बेच दिया, जिससे प्रॉमिस भी नहीं किया था उसने। प्रॉमिस किसको किया था, भीम को किया था। थर्ड पार्टी के सामने परफॉर्मेंस दे दिया, ज्यादा भाव में बेच दिया वापस। दिस एक्शन ऑफ अर्जुन क्लियरली इंडिकेट्स हिज इंटेंशन। इम्प्लाइडली ब्रीच हो गया सर। जिस बंदे को माल देना था उसको दिया नहीं, किसी और को दे दिया आपने, तो इम्प्लाइडली आपने ब्रीच किया है। आपकी एक्ट से पता चल रहा है कि आपके पास जितना भी माल था सारा का सारा आपने तो दूसरे को दे दिया। तो भीम को क्या दोगे आप, कुछ भी नहीं दे सकते हैं भीम को इस सिचुएशन में। तो यहाँ भीम क्या करेगा सर, Bhim has a right to recover the damages. 50 rupees पर बैग, जितने भी बैग्स की डिलीवरी मांगी हो, मान लीजिए 1000 बैग है, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, 50,000 का वो क्लेम कर सकता है सर इस सिचुएशन में।